हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आज हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? आज हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। है ना? हाँ। शुरू करते हैं अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। देखो, ग्रेविटेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? ग्रेविटेशन से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और शुरू करते हैं। देखो, ग्रेविटेशन क्या होता है? सबसे पहले ग्रेविटेशन का हमारे पास फॉर्मूला है जो कि न्यूटन्स ने दिया था, है ना? क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला है? देखो, ये फॉर्मूला जो भी है ये क्या कहता है कि हमारे पास अगर दो मासेस हैं, है ना? अगर दो मासेस हैं तो ग्रेविटेशन क्या कहता है, ग्रेविटी क्या कहती है कि जो भी दो मासेस हैं, जिन भी ऑब्जेक्ट के पास मास है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है हमारा न्यूटन्स का लॉ कि जो भी मैसिव पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? अब अट्रैक्ट करेंगे, ये तो हमें पता चल गया, है ना? अब इनके बीच में इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, बट याद रहे जो फॉर्मूला मैं बताऊंगी वो फॉर्मूला ना सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ही एप्लीकेबल है। कि अगर तुम्हारे जो मासेस हैं वो पॉइंट मासेस हैं तो उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी? इन दोनों के मास का प्रोडक्ट अपॉन में इन दोनों मास के बीच में कितनी दूरी है उसका स्केयर। जी आता है हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये इन मैम दोनों स्क्रीन मासेस। शो नहीं हो रही है। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, एक सेकंड। ठीक है, तो क्या है कि दोनों पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स। तो फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन आर स्केयर। M1 M2 क्या है? मान लो दो मासेस हैं। अब याद रखो ये दोनों मासेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट मास। पॉइंट मासेस के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और देखो इसमें जो कांस्टेंट है ना जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसे बोलते हैं। जी क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बताओ क्या? ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट इसे बोलते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू कहीं भी चले जाओ पूरे यूनिवर्स में, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? जी की वैल्यू सेम रहेगी, सेम। है ना? ये हमारा किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं है। जी इज मीडियम इंडिपेंडेंट, ठीक है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। तो देखो जैसे कि ये ज्यादातर हम ग्रेविटेशन को पढ़ते हैं किसके लिए? जो कि हमारी मैसिव बॉडीज हैं, यानी अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं, अपने सोलर सिस्टम की बात करूं, हम वहीं पर ज्यादातर ग्रेविटेशन का यूज करते हैं सैटेलाइट्स के लिए। तो वो उनके लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल जायज है, वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सोलर सिस्टम में कोई भी दो प्लैनेट या कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होती है ना? यानी जैसे मान लो हमारी अर्थ है, तो अर्थ का जो रेडियस आर है, बट अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। यानी आर जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द देयर रेडियस। उनकी खुद की रेडियस से जो ये डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो कंपैरेटिवली हम मान सकते हैं कि ये बॉडीज कैसी बॉडीज हैं? पॉइंट बॉडीज, है ना? पॉइंट मासेस हैं। तो हम ये फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला है जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर।
क्या फॉर्मूला है? कंजर्वेटिव नेचर ग्रेविटेशनल जो ये फोर्स है कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है हमारा नेचर में। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स था वो भी कंजर्वेटिव था और ग्रेविटेशन भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? देखो इंडिपेंडेंट है मीडियम कि किस मीडियम में दो मास रखे हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो कि तुम्हारे पास सिस्टम में बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं, बहुत सारे मासेस हैं और सिस्टम में बहुत सारे मासेस हैं। तो देखो होता क्या है, जो ये फॉर्मूला निकाला है ना, ये फॉर्मूला किसको ध्यान में रखते हुए निकाला है कि मान लो पूरे सिस्टम में बस दो ही मासेस हैं, पूरे सिस्टम में दो मासेस हैं, इन पर जो लगने वाली फोर्स है ये बिल्कुल सही है। बट अगर मान लो सिस्टम में बहुत सारी फोर्सेस है तो हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे कि और सारी जो फोर्सेस हैं उनको अभी इग्नोर कर दो। जैसे मान लो मुझे इस पर फोर्स निकालनी है एम नॉट पे, तो M1 और एम नॉट को देखेंगे तो M1 एम नॉट में लगने वाली फोर्स डी एम नॉट M1 अपॉन इनके बीच की दूरी R नॉट 1 स्क्वायर प्लस अब देखो एम नॉट पे दूसरा और किसका फोर्स लगेगा? M2 का। M2 उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अब हम M2 का भी फोर्स लिखेंगे M2 एम नॉट अपॉन R नॉट 2 स्क्वायर। इस तरीके से सभी को ऐड करते जाओ, ये क्या हो जाएगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जितने भी मासेस हैं सबके साथ हम लोग इंडिविजुअली फॉर्मूला लिखेंगे और उनको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, किसी एक पार्टिकल पे निकाल सकते हैं फोर्स, हमेशा याद रखना जो फोर्स निकालेंगे एक पार्टिकल पे ही निकालेंगे, उस पार्टिकल पे जितने भी मास फोर्स लगा रहे हैं उन सबको ऐड ऑन करना पड़ेगा, वही तुम्हारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एम नॉट पर कितना फोर्स लगा रहा है? मान लो ये तुम्हारा एम नॉट है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर मेरा एक मास है एम, यहाँ पर एक मास है एम। अब जो एम नॉट है ना वो यहाँ से भी डी डिस्टेंस की दूरी पर है और एम से भी डी डिस्टेंस की दूरी पर है। मुझे एम नॉट पर मुझे फोर्स बताओ कि कितनी लगेगी? एम नॉट पे कितनी फोर्स लगेगी? मैम एक तो एम दोनों ही एम है, दोनों ही फोर्स लगाएंगे हम्म और दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल है, हम्म तो दोनों सेम फोर्स लगाएंगे ना। तो एम नॉट पे नेट फोर्स देखो कितनी हो जाएगी। एम नॉट को एम भी इधर खींचेगा एफ फोर्स से और इसको ये भी इधर खींचेगा एफ फोर्स से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, दोनों एम एम नॉट को ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। एफ की जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है दोनों के लिए यस मैम। भाई, एम नॉट अपॉन डी स्क्वायर, दोनों के लिए सेम है। तो नेट फोर्स एम नॉट पे कितनी हो गई भाई? 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। यस तो एम मैम। नॉट पे नेट फोर्स 0 हो गई। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इससे पहले एक ये वाला क्वेश्चन करो। मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है एम नॉट, ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है एम और यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है एम। दोनों एम नॉट पे फोर्स निकाल रहे हैं, मुझे एम नॉट पे लगने वाली फोर्स बताओ कितनी है? इसका भी डिस्टेंस डी है और ये भी डिस्टेंस डी है। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन एम नॉट। एम नॉट पर कितनी फोर्स लगेगी? 0। नहीं, इतनी जल्दी क्यों बोल दिया? कैलकुलेट तो करो। M into M naught D square. देखो एम नॉट को एम इधर खींचेगा यस एफ मैम। फोर्स से और ये इधर खींचेगा एफ फोर्स से। ठीक है, फोर्स का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, हाँ या ना? यस तो मैम। रिजल्टेंट निकालते हैं ऐसे केस में भाई, दोनों फोर्स के बीच में रिजल्टेंट कहीं यहाँ निकलेगा, एफ आर निकालो। एफ आर कैसे निकालते हैं? एफ आर दोनों फोर्सेस के बीच में देखो, एफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस Plus F2 स्क्वायर plus प्लस 2 टू F1 F1 F2 और cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? दोनों फोर्सेस के बीच में बनने वाला एंगल। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई? cos थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री पे रखे हुए हैं दोनों फोर्सेस। तो cos 90 कितना हो गया? 0।
तो एफ आर की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, एफ आर स्केल F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये कितना हो गया √2 ऑफ एफ। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एफ फोर्स कितना आया, √2 टाइम्स ऑफ एफ। क्लियर है? यस चलो मैम। थर्ड करो अब। थर्ड क्वेश्चन बताओ। भाई 3 मासेस रखे हुए हैं, मान लो किसी एक पर्टिकुलर मास पे निकालना है ना, एम नॉट पे निकालना है। तो एम नॉट पे देखो कौन किसको, एम नॉट को ये एम इधर खींचेगा, ये यस इधर मैम। खींचेगा, और ये इधर खींचेगा, ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, इधर की तरफ देखो, ये ऐसे हो गया, इधर एक फोर्स एफ खींच रहा है, यहाँ से एक एफ इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेगा। एफ की वैल्यू तुम्हें पता है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आ जाएगा, है ना, एफ यस आर। मैम। दोनों फोर्सेस के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, थीटा। हाँ थीटा कितना है, मतलब वही तो पूछ रही हूँ। देखो डी डी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री। 60। तो एंगल कितना बन गया दोनों फोर्सेस के बीच में, 60 डिग्री। 60। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ जरा, ये cos 60 1/2, 2 से 2 2। हो गया √3 टाइम्स ऑफ एफ। यस मैम। कितना बना, √3 ऑफ एफ। क्लियर? यस मैम। चलो ये करो। अब देखो तुम्हें एक ऐसा पॉइंट बताना है कि जहां पर जो ये मास है ये कोई भी फोर्स फील ना करे। कैसा है एक बार डायग्राम देख लो, यहाँ पे डायग्राम नहीं है। ये 4m फोर्स, यहाँ पर चार्ज मास है, यहाँ पर मास है 9m। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। एक मास m नॉट है, उसे कहाँ पर रखें, इस m नॉट मास को कहाँ रखें कि इस पर कोई भी फोर्स ना लगे, मतलब नेट फोर्स m नॉट पर 0 होनी चाहिए, एफ नेट शुड बी 0। बताओ मैम एक्स की वैल्यू। दोनों के सेंटर। नहीं, सेंटर पे जब रखते, जब देखो ये दोनों चार्जेस, इन दोनों का मास सेम होता। अब इन दोनों का मास तो अलग अलग है ना भाई, 9m वाला ज्यादा फोर्स से खींच सकता है, यस मैम। इसका मास ज्यादा है, तो एम नॉट यस को मैम। कहाँ रखें, बीच में कैसे रख सकते हैं? अगर बीच में रख दोगे तो 9m का ज्यादा हो जाएगा, 9m अपनी मैम तरफ खींच। 4m की तरफ रखेंगे इसको ज्यादा। मुझे वैल्यू बताओ, ऐसे तुक्के मत मारो, सॉल्व करो, लेट करके करो। लेट, हमने चार्ज को रखा इतनी दूरी पर। अब देखो एक बात सुनो, नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है, जो फोर्स 4m लगा रहा है वो बराबर वही। होनी चाहिए उस फोर्स के जो 9m लगा रहा है ना। यस मैम। हाँ, तभी नेट फोर्स 0 है। तो करो, मान लो कि तुमने x दूरी पे रख दिया, देखो 4m है, मैंने मान लिया कि मैंने जो m नॉट है उसको x दूरी पे रखा है 4m से, ठीक है। तो 9m से ये कितनी दूरी पे हो जाएगा भाई, d माइनस एक्स। यस मैम। बस, तो अब तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ d। सॉल्व करो। बताओ क्या आएगी। देखो एम नॉट पर 4m फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कुछ F1। तो F1 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, g 4m m नॉट अपॉन दूरी कितनी है 4m और m नॉट की, भाई x स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो 9m कितना फोर्स लगाएगा, 9m इंटू एम नॉट अपॉन कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में, d माइनस एक्स का होल होल स्क्वायर। जी का से जी। अब देखो क्या होगा, जो चीजें कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल कर दो, एम नॉट कैंसिल हो गया, कर दिया, क्या बचा, देखो 4m अपॉन 9m। इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जो एक्स एक्स वाली चीज है इन्हें एक तरफ ले लो, जो कांस्टेंट है उसे एक तरफ ले आओ, जैसे 4m और 9m मैं एक तरफ ले आई, एक्स स्क्वायर को देखो इधर ले जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये बनेगा एक्स अपॉन डी माइनस एक्स। देखो दोनों के पास स्क्वायर है तो मैं इसका ऐसे होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। इससे क्या होगा, देखो m से m कैंसिल हो गया, 4/9, 4/9 को देखो क्या लिख सकते हैं, 2/3, इसका स्क्वायर, इजी क्वेश्चन सॉल्व करने, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो क्या आंसर आया, एक्स अपॉन डी माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/3। तो इसको सॉल्व कर लो, 3x सॉल्व करो कितना आएगा, देखो x की वैल्यू आ गई 2/5d, तो यानी x की वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास, यानी 4m से m नॉट को इतनी दूरी पर रखना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो क्या आ जाए, नेट फोर्स 0 आ जाए। क्लियर है, ये वाले क्वेश्चन तो जो है ना, ये वाले सवाल ये तो ग्रेविटी उसमें भी करे होंगे, कुलाम्स लॉ में, है ना। यस हाँ तो सेम वही तरीके का है, तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक पॉइंट पे x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, जो भी उनके बीच में टोटल डिस्टेंस है यानी d माइनस एक्स। तो तुम्हें ग्रेविटेशन फोर्स निकालना आता ही है, m नॉट पे 4m का निकालो, m नॉट पे फिर 9m का, दोनों को बराबर कर दो। चलो ये बताओ कि मास को कैसे डिवाइड करें कि उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए, किसी m मास को कैसे डिवाइड करें कि फोर्स मैक्सिमम आए। भाई m को डिवाइड करना है तो कैसे कर दें, आधा आधा बांट दो, ठीक है, m/2 m/2, तो तुम्हारा फोर्स कैसा आ जाएगा उनके बीच में, मैक्सिमम फोर्स। चलो ये वाला करो, तो देखो तीन सिस्टम है वो एक दूसरे के ना रोटेट कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे के रोटेशन में है, हम इधर घूम रहा है, ये मास इधर घूम रहा है, ये मास इधर घूम रहा है। तो एक बात बताओ, जब भी कोई चीज जब घूमती है सर्कुलर मोशन में तो उसके पास कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ध्यान से तुम एक मास को पकड़ लो, जैसे ये मास पकड़ लो, इस मास पर ये मास इधर फोर्स लगा रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, यस और ये मैम। वाला मास है इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। देखो किसी भी एक फोर्स, एक मास पर नेट फोर्स निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर दे देगा। तो मैंने इस वाले मास को पकड़ लिया, देखो ये वाला इधर खींच रहा है इसको एफ फोर्स से, ये वाला इधर खींचेगा एफ फोर्स से, एफ की वैल्यू सेम है क्योंकि देखो डिस्टेंस सेम है और यस मैम। मास की वैल्यू भी सेम है। सेम। इनका रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा, बोलो। यस मैम। तो एक बात देखो, जो सेंटर की तरफ जो ये रिजल्टेंट आ रहा है यही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, एफ आर, यस मैम। यानी जो इनका रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों मासेस के बीच में, यही इन दोनों को किस में बांध के रख रहा है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही इस मास को ये यहाँ खींचेगा, ये यहाँ खींचेगा, इनका रिजल्टेंट कहाँ है, देखो टुवार्ड्स द सेंटर, तो ये भी रिजल्टेंट फोर्स, ये भी इसका यहाँ आएगा, तो ये भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो करना क्या है, रिजल्टेंट फोर्स को किसके बराबर कर देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि mv²/r के बराबर होगा, राइट और रॉन्ग। यस यस मैम। अच्छा आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर क्या होता है कि सर्कुलर में घूमने वाली चीज का सेंटर से लेके डिस्टेंस, आर रेडियस, इसमें रेडियस कितना बनेगा, हम्म, बताओ जल्दी बताओ, आर क्या ले, mv²/r, L/2। l/2, एल। यस मैम। क्यों भाई l/2 क्यों लेंगे,
सॉल्व करो L/2 से क्या आंसर आता है, आर की वैल्यू L/2 लिखो और आंसर बताओ कितना आता है, रिजल्टेंट फोर्स निकालो। देखो सेंटर कुछ यहाँ बनेगा ना, यहाँ पर सेंटर है, ये सर्कल है पूरा, पूरा इसको ऐसे टच करते हुए जा रहा है। रेडियस तो देखो ध्यान से, ये बनेगी ना रेडियस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है ये बताओ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, ये रेडियस है इस सर्कल की, यानी सेंट्रॉइड से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये कितना आता है ये बताओ। तो समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं, देखो दोबारा से। देखो ये सेंट्रॉइड है इस सर्कल का, और ये इस सेंटर का भी इस सर्कल का भी सेंटर है ना भाई। इस ट्रायंगल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पहले तो ये बताओ, है ना, सेम सेंटर है ना इनका, ये वाला सेंटर, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यही क्या है, रेडियस है। L/2 कैसे है रेडियस, भाई L/2 तो नहीं है ना रेडियस, तो ये वाली डिस्टेंस निकालो, O से लेके ये M तक, ये कितनी डिस्टेंस बन रही है, तो कैसे निकालते हैं इसे, ये तो पता होना चाहिए। ये जो पूरी लेंथ होती है ये कितने की बनती है बताओ, ये जो पूरी लेंथ है ये कितने की बनती है, ये L है, ये L/2 है, ये लेंथ, ये पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी लेंथ क्या आएगी, बोलो, हाइपोटेन्यूज लगाओ इसमें, ये वाली लेंथ कितनी बनेगी, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये L है, ये L/2 है बेस, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो परपेंडिकुलर कितने का बनेगा, हम्म, पीजीटी लगा दो इस ट्राइंगल में, ABC, देखो ये A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, ABC में पीजीटी लगा दोगे कि नहीं लगाओगे, उससे CB लेंथ आ जाएगी कि नहीं आएगी। हेलो बच्चों, हो कि गए चार सारे, हम्म, हेलो, यस मैम। पीजीटी लगा दोगे कि नहीं, जिससे CB लेंथ आ जाएगी। अब CB लेंथ आ गई तो अब ये देखो कि जो इसका सेंटर है ना ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो भी लेंथ आई होगी उसको क्या कर देना, जो अब मुझे OB चाहिए होगा जो कि हमारी रेडियस बनेगी, तो OB क्या हो जाएगी 2/3 इंटू जो भी ये BC वाली लेंथ है, ठीक है, और यही क्या है मेरी रेडियस R, तो ये BC निकाल लो और उसका 2/3 कर देना, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे, BC की लेंथ तो बता दो कितना आया भाई, पीजीटी लगानी है। क्या सोच रहे हो भाई, L² = L²/4 प्लस BC², तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3L²/4 = CB², आ तो गया, ये कितना आ गया 3L/√3L/2, ठीक है, भी कंप्लीट लेंथ आई है √3L/2, ये ठीक है। अब इसका 2/3 करना है, यानी 2/3, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया L/√3, तो R की वैल्यू कितनी आई है L/√3, तो ये तुम्हें याद, ये चीजें जो है ना ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए कि जो ये लेंथ है ये ऊपर वाली कितनी होती है L/√3 होगी, ठीक है, ये याद होनी चाहिए भाई ये वैल्यू, तो फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले।
अब देखो फील्ड कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ भाई। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कोई भी सॉरी किसी भी मास पर दूसरा मास जो फोर्स लगाएगा उसके आसपास क्या बनती है, एक फील्ड बनेगी। उसी को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा ये बताओ पहले फोर्स आया कि फील्ड आई? ग्रेविटेशन फील्ड। है ना भाई, पहले तो फील्ड होगी, उसी का ही तो फोर्स बना होगा कुछ। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास ये कोई भी मास है, ठीक है, ये मास है, ये किसी की फील्ड में चला जाएगा तो ये उसकी फील्ड में जाएगा, यानी मान या फिर ऐसे मान लो कि ये कोई मास रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा है। कोई मास रखा हुआ है चुपचाप, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा। अब इस फील्ड के अंदर किसी भी मास को अगर लेके आओगे उठा के, किसी भी टेस्ट मास को उठा के लेके आओगे, ये इस टेस्ट मास पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। और हमेशा ये फोर्स कैसा रहेगा, रेडियली इनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि फोर्स कैसी है इनके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अट्रैक्टिव फोर्स को ये दिखा रहा है रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, तो इनवर्ड्स क्यों है, क्योंकि फोर्स जो भी लगेगी किसी भी चार्ज पार्टिकल पर वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब उस चार्ज पार्टिकल को ये मास अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए जो ये फील्ड लाइंस हैं ये कैसी हैं, इनवर्ड्स। देखो कॉन्टिन्यूअस मास बॉडीज, तो ये सेम टू सेम तुम्हारा तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, सेम वही वैल्यू आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, सेम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एक रिंग रखती हूँ, ठीक, रिंग है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, मुझे एक्स दूरी पर क्या निकालना है, इस रिंग का जिसका मास m है, इस रिंग के मास की वजह से इस पॉइंट P पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मुझे वो निकालना है पॉइंट P पर। तो कितना होगा बच्चों बताओ, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, बताओ। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ठीक है भाई, पीजीटी से हमने इसका ये डिस्टेंस निकाल लिया। अब पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आती है, अगर मैं निकालना चाहूँ ड्यू टू रिंग, तो कितना बनेगा भाई जी? 0। जीरो क्यों बनेगा भाई, मास है तो फील्ड कैसे जीरो हो सकती है? कोई मास रखा हुआ है तो वो किसी पर फील्ड जीरो कैसे बना देगा? जीरो कैसे? रिंग चार्ज वाला याद करो कितना बनता था, कितना बनता था, जी एम, पी से दूरी देखो कितनी है, एक्स, ये बनता था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ बनता था हमारा एक्स। इस तरीके से आती थी इसकी वैल्यू। ये फॉर्मूला है भाई, ये सेम टू सेम ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, तुमने याद रिवाइज ही नहीं करा। हम्म, तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है? हाँ, यस मैम। ये सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही तो है। तो हमारा फॉर्मूला पी पॉइंट पे कितना आता है, जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो, अब मान लो ये मैं पॉइंट पी को उठा के कहाँ पे ले आती हूँ, सेंटर पे। तो रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, एक्स की वैल्यू सेंटर पे कितनी हो जाएगी भाई, 0। यस मैम। सेंटर पी पॉइंट को उठा के सेंटर पे रख दिया तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई। तो फील्ड सेंटर पे कितना हुआ, 0। 0। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे होता है 0। यस मैम। अच्छा, रिंग के सेंटर पे 0 हो गया। अब मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, अगर मैं पूछूं फाइंड द पॉइंट एट विच
at which gravitational field due to this ring is maximum। तो मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू क्या आती है बच्चों? x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? r/√2 रूट होनी चाहिए। r/√2 पे तुम्हारी जो मैग्नेटिक बार बार मैग्नेटिक कह रही हूँ, बार बार जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है r/√2 पर कैसी रहेगी? मैक्सिमम मैक्सिमम। यानी r/√2 पे अगर जाओगे तो फील्ड जो है मैक्सिमम आएगी। और फिर पूछ सकते हैं कि कितनी फील्ड मैक्सिमम है, तो ये जो फील्ड निकाली है ना, ये इस पर x की वैल्यू कितनी रख के देख लेना, r/√2। तो यहाँ पर x की वैल्यू r/√2 रखना और यहाँ पर x की वैल्यू r/√2 रख लेना। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा मैक्सिमम फील्ड। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। क्लियर। क्या फॉर्मूला है? gmx/x² + r² 3/2। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ भी लिखवा दिया है। फील्ड कितना मैक्सिमम है, कितनी वैल्यू पे? r/√2 पे जो फील्ड है वो मैक्सिमम है। अब अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाता है कि मैं फील्ड के बीच में और r के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, ये मेरा फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ये मेरा रेडियस है या फिर ये मेरा डिस्टेंस है r। तो देखो खुद बताओ, सेंटर पे कितना था भाई? सेंटर पे फील्ड कितना था? 0। तो यहाँ पर देखो 0 से चला है ना। फिर उसके Yes, बाद ma'am. देखो r/√2 पे मैक्सिमम पीक आ गया, r/√2 पे पीक आ गया। उसके बाद क्या होता चला गया? उसके बाद रिड्यूस होता कम। चला गया, कम होता चला जाएगा। तो यही दिखाया है, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ मैक्सिमम हो जाएगा r/√2 पे, फिर धीरे धीरे फिर से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ आता है रिंग के लिए। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरा आता है होलोस्फीयर। होलोस्फीयर का कॉन्सेप्ट बताओ। स्फीयर पे कैसे करते हैं? होलोस्फीयर है, अगर मैं बोलूं इस होलोस्फीयर का मास m है, रेडियस r है, मुझे किसी p पॉइंट पर बताओ कि कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। इसका रेडियस r है, सेंटर से इस p पॉइंट की दूरी मैं बोलती हूँ स्मॉल r है। p पॉइंट पर कितना फील्ड आएगा इस होलोस्फीयर की वजह से? देखो ध्यान दो, होलोस्फीयर या शेल, इसकी वजह से कितना p पर कितना बनेगा। तो देखो कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा p पॉइंट पर। यहाँ पे देखो आउटसाइड पॉइंट है, ध्यान रख लो। इनमें क्या होता है? आउटसाइड इनसाइड, 3 तरीके से डिवाइड होगा। पहला आउटसाइड, फिर दूसरा आता है सरफेस पर, ठीक है, फिर तीसरा बनेगा कहां पर? इनसाइड। ठीक है, आउटसाइड देखो कितना हो जाएगा? gm, जितना उसका मास है, बाय r²। कितना? gm/r²। सिंपल फॉर्मूला, क्लियर? gm/r²। सरफेस पर देखो, स्मॉल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस p पॉइंट पे स्मॉल आ रहा है। अब देखो अगर मैं पूछूं सरफेस पर, तो सरफेस पर देखो यानी यहाँ पर आ गया p पॉइंट। तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, याद रखना। तो सेंटर से अब p पॉइंट को अगर मैं सरफेस पे रख दूंगी तो कितना बन जाएगा? gm/R²। यानी अब जो ये r है ये किसके बराबर हो गई? रेडियस के बराबर। किसके बराबर? रेडियस के। सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अच्छा, इनसाइड कितना हो जाएगा? 0। हाँ, साइड कितना हो जाएगा? 0। तो इनसाइड कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। 0। फील्ड कहाँ है? सरफेस पर। वही gm/r² लगाना है फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है, और आउटसाइड के लिए gm/r², यानी जो भी डिस्टेंस है। तो सिंपल हमने 5 रूल फॉलो किया है पॉइंट मास वाला। अब ये होलोस्फीयर के लिए हो गया क्या, या शेल के लिए क्या कह रहा है? देखो, शेल डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स इनसाइड। तो इनसाइड के लिए कोई भी नहीं होगा। सॉलिड स्फीयर के लिए बताओ। चलो, अब ये सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखें। सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? तो सॉलिड स्फीयर में देखो क्या रहेगा, बाहर कैसे वेरी कर रही है? जैसे नॉर्मली कर रही थी, gm/r², यानी ये डिस्टेंस r² है, बाहर जो भी डिस्टेंस स्मॉल r है, तो बाहर कैसे वेरी करेगी? gm/r²। सरफेस पे कैसे वेरी करेगी? देखो gm/r, यानी रेडियस वाला r, ठीक है। इनसाइड पे ग्रेविटेशनल फील्ड gm/R²। सॉलिड स्फीयर में क्या चेंज हो जाता है? इनसाइड। क्या चेंज हो जाता है? इनसाइड। यहाँ पर इनसाइड पे तुम्हें क्या मिलती है? ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगी।
क्योंकि कैसा स्फीयर है भाई, सॉलिड स्फीयर है, मतलब जो मास है वो इनसाइड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान से सुनो, फील्ड किसकी वजह से है, मास की वजह से। अब जो भी होलो स्फीयर था उसका मतलब क्या है, जो मास था वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, सरफेस पे। सरफेस पे। ऐसे ही शेल पे मास कहाँ था भाई, सरफेस पे। बट सॉलिड स्फीयर में इनसाइड भी मास है, तो अंदर मास है तो फील्ड जीरो नहीं हो सकती। तो फील्ड किसके बराबर है, देखो GM अपॉन कैपिटल R क्यूब। R क्या है, रेडियस, और स्मॉल आर क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर फील्ड निकालनी है। ध्यान से देखो, मान लो सेंटर, तुम इनसाइड पे हो यहाँ पर, तो सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा वो ही क्या रहेगा तुम्हारा, स्मॉल r। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस। तो अब देखो डायग्राम बनाना है, तो देखो अगर मैं सेंटर पे चली जाऊं तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटर पे r की वैल्यू बोलो, सेंटर पे r क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। जीरो, तो सेंटर पे देखो वैल्यू कितनी है ग्रेविटेशनल फील्ड की, जीरो। अब उसके बाद देखो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर पे। देखो ये जो फील्ड है GM R/R क्यूब, ये कहाँ का है, इनसाइड का। इनसाइड पे किस पे फॉलो कर रहा है तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आर के, ये रहा। अब देखो जैसे ही तुम अपनी सरफेस पे पहुंच जाओगे, सरफेस के बाद जो फील्ड है वो किस पे डिपेंड हो गया, 1/r² पे। तो 1/r² के लिए कैसा ग्राफ आता है, पैराबोलिक। तो अभी कैसा ग्राफ आया देखो, पैराबोलिक। ठीक है, तो इन सेंटर पे जीरो, उसके बाद डायरेक्टली बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है इनसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, आउटसाइड के लिए 1/r²। क्लियर, ये हो गया सॉलिड स्फीयर का। अब बात करते हैं देखो ग्रेविटेशनल फील्ड की, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है बताओ जरा, भाई अर्थ क्या करती है, एक बार बताओ, तुम्हारी अर्थ है। अभी तक तुमने सुना है कि अर्थ जो है सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। 9.8। हाँ, सरफेस पे अभी तक तुमने सुना है कि जो फील्ड की वैल्यू होती है सरफेस पर वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, सुना है ना, बिल्कुल। यस मैम। ओके, अब देखो मैं, अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर है कि होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है कि होलो, सॉलिड है ना सॉलिड। भाई, अर्थ, अर्थ यस मैम। सॉलिड स्फीयर है। तो अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड जो ये स्मॉल g है, ये जो हम 9.8 मीटर पर सेकंड पढ़ रहे हो, ये किसकी वैल्यू है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है जो अर्थ एक्सर्ट करेगी सरफेस पे। मैंने तुम्हें अभी सॉलिड स्फीयर पढ़ाया है कि सॉलिड स्फीयर जो है सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, GM/रेडियस अपॉन r², यस यही मैम। होगी सॉलिड स्फीयर की यस सरफेस मैम। पर। तो GM/r², यही क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर तुम क्या रखोगे, m की वैल्यू यानी मास रखोगे अर्थ का, r यानी रेडियस रखोगे अर्थ की, तो g की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही वैल्यू क्या है, अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यही ग्रेविटेशनल फील्ड है। मतलब ये GM/r के लिए क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। बेसिक देखो, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज बेसिकली द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। भाई एक बात, एक चीज मुझे जी। बताओ, जो हमने अभी क्या निकाला है, फील्ड निकाला है, वो क्या निकाला है, फोर्स बाय मास। भाई फोर्स बाय मास ही यस क्या है मैम। ना। अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल मास m ऐड कर दूं तो ये फोर्स बन गया पूरा, मास डिवाइड कर दिया, और यही मेरा क्या है, एक्सीलरेशन। यस मैम। यही क्या है, एक्सीलरेशन। तो जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, यही मेरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सरफेस पे। ग्रेविटी। तो सरफेस पे जो वैल्यू निकालोगे यही मेरी एक्सीलरेशन ग्रेविटी बन जाएगी, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या है, तो जी का अगर फॉर्मूला मैं पूछूं तो जी का फॉर्मूला याद रखना अर्थ के लिए,
ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस GM बाय R स्क्वायर, यार ये फॉर्मूला है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस, ये तो सरफेस पे है, अगर मैं बोलूं मैं इस पॉइंट को और ऊपर लेके जा रही हूँ तो क्या ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होगा? बिल्कुल होगा। मैंने फिर फॉर्मूला क्या बताया था? GM बाय सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी स्मॉल r स्क्वायर। तो ग्रेविटी चेंज हुई कि नहीं हुई? यस मैम। यस मैम। चेंज हुई ना। इसका मतलब क्या है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो देखो वेरिएशन, देखो अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन। अगर मैं सरफेस पे जाऊं तो GM बाय R स्क्वायर, हाइट h, यानी ये मेरी अर्थ है, ये इसका सरफेस हो गया, यानी सेंटर से यहाँ तक ये इसकी रेडियस हो गई r, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई। अब मैं तुमसे कह रही हूँ हाइट h, यानी मुझे भाई ऊपर जाना है, और ये हाइट हमेशा ध्यान रखो कहाँ से लेते हैं, ये वाली हाइट, ये या तो सरफेस से दी होगी, है ना, कि सरफेस से हाइट h ऊपर जा रहे हैं, यानी इस सरफेस से मैं हाइट h ऊपर चली गई, यानी पॉइंट P पे। तो भाई ग्रेविटी की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है? GM अपॉन R स्क्वायर। तो ये R कितना हो गया भाई? R प्लस h, एच डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, R स्क्वायर, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, ये ग्रेविटी कहाँ पर है? P पॉइंट पे, किसी h हाइट पे, ग्रेविटी एट हाइट h। तो देखो अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो देखो कैसे सॉल्व करें भाई, ये GM है, ठीक है। अब क्या करें, R स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो मैंने ये R यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, R स्क्वायर। यहाँ कितना बचा? 1 प्लस h बाय R, इसका होल स्क्वायर, यही बचा, बोलो। यस मैम। यस मैम GM बाय R स्क्वायर क्या हो गया? ग्रेविटी एट सरफेस, GM बाय R स्क्वायर सरफेस वाली ग्रेविटी हो गई G, देखो, है ना। अब ये 1 प्लस h बाय R, ये नीचे है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर -2 हो गई, देखो, राइट। तो अब -2 को बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करो, माइनस आगे ले आओगे तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? G1 - 2h बाय R, क्लियर है। यस मैम। यस ये मैम फॉर्मूला क्या है? जब हम हाइट h ऊपर जाते हैं अर्थ की सरफेस से, तो फॉर्मूला क्या आया? ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, कितनी? 1 - 2h बाय R। अब देखो डेप्थ d, अभी मैंने तुम्हें सरफेस का फॉर्मूला बताया था, अब तुम अंदर आओगे अर्थ के तो ग्रेविटी चेंज होगी, क्योंकि भाई R चेंज हो रहा है, R के चेंज होते ही ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। तो फॉर्मूला देखो कितना बन गया? G1 - d बाय R। d क्या है? व्हाट इज d? दिस डेप्थ है Depth. सरफेस से, इस सरफेस से Yes मैम। कितना नीचे आई हो, ठीक है। अगर मैं यहीं पे डायग्राम बनाऊं तो देखो ये तुम्हारी सरफेस हो गई, जो कि r डिस्टेंस पे है, रेडियस, ठीक है। अब मान लो तुम्हें नीचे आना है, तो ये जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा? सर डेप्थ d, यानी तुम सरफेस से कितना नीचे आ गए, ये तुम्हारी डेप्थ हो जाएगी d। ये फॉर्मूले हैं 3 जो कि ग्रेविटी के चेंज होने से आते हैं, सरफेस पर, हाइट पर और डेप्थ पे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, अब देखो कई बार क्या होता है, मेरी बात ध्यान से देखो, एक सेकंड, मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो, ये सारे हो रखे। देखो क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रखो डेंसिटी की टर्म्स में। तो अभी तक मैंने ग्रेविटी तुम्हें सिखाई है, वो मैंने जी की वैल्यू सिखाई है अभी तुम्हें, GM बाय R स्क्वायर, है ना। अब देखो ये मास है, अब मास को अगर मुझे डेंसिटी के टर्म में लिखना है तो क्या लिखते हैं भाई, बताओ जरा, बोलो। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैम डेन हाँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अर्थ की वॉल्यूम क्या है भाई? स्फेयर की वॉल्यूम है, देखो, क्या होगा इसमें, पीपीटी में हैंग हो गई है ना। GM बाय R स्क्वायर, मास को रख दो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं था।
हेलो हेलो। हाँ, तो मास और देखो डेंसिटी के टर्म्स में अगर मुझे लिखना है मास को तो कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा हीटअप हो गया लैपटॉप। एक सेकेंड, चलो करो। करो। एक सेकेंड भाई, ये तो हैंग हो गया है। करो। तो मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इंटू डेंसिटी का रो रहेगा। अब देखो डेंसिटी तो कांस्टेंट है, अब ऊपर आर स्क्वायर है, ऊपर आर क्यूब है, नीचे आर स्क्वायर है, तो ग्रेविटी इस केस में किसके प्रोपोर्शनल हो गई है? आर के। यहाँ पर जब है डेंसिटी की टर्म्स में लिखोगे तो प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। एक क्या लैपटॉप चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इसी में चेंज आया है, एक ये पीपीटीज नहीं चल रही है। अब क्या पढ़ेंगे देखो, उसके बाद हमारा रह गया सैटेलाइट और एस्केप वेलोसिटी, ये हमारा थोड़ा सा पढ़ना रह गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एस्केप वेलोसिटीज और ग्रेविटी सैटेलाइट्स। ठीक है, तो सी यू इन द टुमारो क्लास एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट। बाय।